नमस्कार। आज हम परमाणुओं के अंदर की दुनिया में झांक रहे हैं। ऑर्बिटल्स, क्वांटम संख्याएं और उनके आकार कैसे होते हैं। हमारे पास कुछ रेख और नोट्स है इस पर, और हमारा मकसद ये समझना है कि वो जो स्कूल में सीखा था ना कि इलेक्ट्रॉन बस गोल घूमते हैं, उससे आगे असल कहानी क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की। मतलब नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, कहाँ होते हैं। ये सवाल तो आता ही है कि भाई कक्षाओं में घूमते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर, लेकिन शायद हकीकत थोड़ी ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। शुरुआत करते हैं क्वांटम यांत्रिकी मॉडल से। ये 1926 के आसपास आया, इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग। हाँ बिल्कुल। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराना बोर मॉडल था वो कई चीजें नहीं समझा पा रहा था। जैसे पदार्थ का दोहरा व्यवहार, मतलब कभी वो कण जैसा बर्ताव करता है, कभी तरंग जैसा। हाँ, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी। सही। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी। बोर मॉडल इन सब की व्याख्या नहीं कर पाता था। तो इसलिए ये नया मॉडल आया। जी। और इसमें श्रोडिंगर ने एक बहुत ही मौलिक समीकरण दिया, H psi इज इक्वल टू ई psi। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। H psi इज इक्वल टू ई psi। हाँ, ये समीकरण इलेक्ट्रॉन के तरंग और कण दोनों स्वरूपों को, मतलब उसकी द्वैत प्रकृति को अपने अंदर समेटता है। और जब इसे हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए हल किया जाता है तो हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या? एक तो इलेक्ट्रॉन की संभावित ऊर्जा स्तर, जिन्हें हम ई से दिखाते हैं, और दूसरा उनसे जुड़े तरंग फलन psi के मान। ये तरंग फलन साय, यहीं पर मैं थोड़ा अटकती हूँ। स्रोत कहते हैं कि इसका खुद में कोई भौतिक मतलब नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कोई गणितीय चीज जिसका कोई मतलब ना हो? हाँ, ये थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है शुरू में। psi खुद अपने आप में एक गणितीय फलन है। इसका सीधा भौतिक अर्थ निकालना सही नहीं है। लेकिन इसका वर्ग यानी psi स्क्वायर वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स बॉन्ड ने बताया कि ये psi स्क्वायर किसी बिंदु पर प्रायिकता घनत्व है। प्रायिकता घनत्व हाँ। मतलब संभावना। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाभिक के आसपास किसी खास जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, ये निश्चित रास्ता नहीं बताता, बल्कि संभावना का एक नक्शा देता है। अच्छा, तो बोर मॉडल की तय कक्षाओं से हटकर अब हम संभावनाओं वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। एकदम सही। तो क्या ये जो अलग-अलग संभावित तरंग फलन हैं, साए, इन्हीं को हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। हर मान्य हल साए एक परमाणु ऑर्बिटल को दर्शाता है। और ये ऑर्बिटल न सिर्फ ऊर्जा में अलग होते हैं, बल्कि अपने आकार, अपनी आकृति और नाभिक के सापेक्ष उनकी दिशा, मतलब ओरिएंटेशन में भी भिन्न होते हैं। और ये सब साई स्क्वायर पर निर्भर करता है। हाँ, साई स्क्वायर का मान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, उसी से ऑर्बिटल का आकार और आकृति तय होती है। ऑर्बिटल एक तरह से इलेक्ट्रॉन का संभावित घर है। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स और उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे पहचानते हैं या उनका विवरण कैसे देते हैं? यहीं पर क्वांटम संख्याएं आती हैं, है ना? हाँ, श्रोडिंगर समीकरण के हल से ही ये क्वांटम संख्याएं निकलती हैं। ये इस मॉडल की खूबसूरती है। कौन कौन सी हैं ये? 3 संख्याएं तो समीकरण से सीधे आती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n, एज़्यूमिथल क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या ml। ये तीनों मिलकर एक ऑर्बिटल को पूरी तरह परिभाषित करती हैं। और चौथी भी है शायद, स्पिन वाली। हाँ, बाद में प्रयोगों से पता चला कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक गुण भी है, स्पिन। तो उसकी व्याख्या के लिए चौथी क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या ms, जोड़ी गई। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक पता होता है, इन 4 संख्याओं का सेट, n, l, ml, ms। वाह, ये तो जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा पोस्टल एड्रेस हो गया। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक है, 1, 2, 3 ऐसे। ये मुख्य ऊर्जा स्तर या शेल को दिखाता है। हम इन्हें K, L, M, N अक्षरों से भी जानते हैं। K, L, M शेल। हाँ। और किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये भी n से पता चलता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। किसी शेल n में कुल ऑर्बिटल्स की संख्या होती है n स्क्वायर। तो पहले शेल n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ऑर्बिटल। सही। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरे शेल n इज इक्वल टू 2 में
2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑर्बिटल्स। और n इज इक्वल टू 3 में 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो एक संख्या इतनी सारी जानकारी देती है, आकार, ऊर्जा, दूरी, ऑर्बिटल की संख्या। अब दूसरी पर आते हैं, एज़ेमुथल क्वांटम संख्या L। इसे सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं शायद। हाँ, एज़ेमुथल या सहायक क्वांटम संख्या L ये एक शेल n के अंदर के सब शेल को परिभाषित करती है। शेल के अंदर सब शेल। जी। L के मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। 0 से n-1 तक। हाँ, इसका मतलब किसी शेल n में सब शेल की संख्या n में बराबर होती है। जैसे n इक्वल टू 1 में सिर्फ l इक्वल टू 0 होगा, एक सब शेल। n इक्वल टू 2 में l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 होंगे, दो सब शेल। n इक्वल टू 3 में l इक्वल टू 0, 1, 2, तीन सब शेल। और इन सब शेल्स के कुछ खास नाम भी होते हैं, SPDF। बिल्कुल, ये नाम उनके L मान से जुड़े हैं। L इक्वल टू 0 होता है S सब शेल, शार्प से। S। L इक्वल टू 1 होता है P सब शेल, प्रिंसिपल से। P। L इक्वल टू 2 होता है D सब शेल, डिफ्यूज्ड से। D। और L इक्वल टू 3 होता है F सब शेल, फंडामेंटल से। SPDF, ये तो सुने हैं। तो ये सब शेल के प्रकार है और इनके आकार भी अलग अलग होते होंगे। हाँ, L का मान ऑर्बिटल की आकृति या शेप को निर्धारित करता है। इस पर हम अभी आएंगे। ठीक है, तो N ने शेल बताया, L ने उसके अंदर सब शेल बताया। अब तीसरी संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या ML, ये क्या बताती है? ML बताती है कि किसी दिए गए सब शेल L के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनका अंतरिक्ष में ओरिएंटेशन या दिशा क्या है। उनकी दिशा। हाँ, स्थानिक अभिविन्यास। किसी दिए गए L के लिए ML के 2l+1 मान हो सकते हैं। 2l+1। हाँ, और ये मान -L से लेकर +L तक होते हैं, शून्य को शामिल करते हुए। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे S सब शेल के लिए L इक्वल टू 0 है, तो S के लिए L इक्वल टू 0, तो 2 × 0 + 1 इक्वल टू 1, सिर्फ एक मान ML इक्वल टू 0। इसका मतलब S सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और क्योंकि एक ही है, उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती, वो गोलाकार होता है। ठीक। अब P सब शेल, जिसके लिए L इक्वल टू 1 है। P के लिए L इक्वल टू 1, तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3, तीन मान ML इक्वल टू -1, 0, +1। मतलब P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल, और उनकी दिशाएं अलग अलग होंगी। हाँ, तीनों की ऊर्जा बराबर होती है, बिना बाहरी फील्ड के, लेकिन वो अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में होते हैं। और D सब शेल के लिए L इक्वल टू 2, और D के लिए L बराबर 2, तो 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5। पांच मान ML -2, -1, 0, +1, +2, यानी D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5, ठीक है। तो N से ऊर्जा और आकार, L से सब शेल और आकृति का प्रकार, और ML से उस आकृति की दिशा, ये तीनों N, L, ML मिलकर एक ऑर्बिटल का पूरा विवरण दे देते हैं। सही कहा। अब वो चौथी संख्या रह गई, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम संख्या MS। ये ऑर्बिटल से नहीं, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का अपना आंतरिक गुण है, जिसे स्पिन कहते हैं। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूम रहा है। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है, ये क्वांटम गुण है। और इसके कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। बिल्कुल, इस स्पिन के कारण इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और MS के सिर्फ 2 ही मान हो सकते हैं, +½ या -½ +½ और -½ हाँ, इन्हें हम अक्सर ऊपर वाले तीर और नीचे वाले तीर से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की 2 संभावित स्पिन अवस्थाएं हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पावली का अपवर्जन सिद्धांत है, जो कहता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर 2 हैं तो उनके स्पिन विपरीत होने चाहिए, एक का +½ तो दूसरे का -½ यानी अप डाउन। हाँ, अप डाउन। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं N, L, ML, MS मिलकर परमाणु में हर इलेक्ट्रॉन को एक अनूठी पहचान देती हैं। कमाल है। प्रकृति का कितना व्यवस्थित तरीका है ये। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इन ऑर्बिटल्स के आकार। ये SPD दिखते कैसे हैं आखिर? स्रोत में सीमा सतह आरेख, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स का जिक्र है। ये क्या होता है? देखिए, जैसा हमने कहा, साई स्क्वायर हमें संभावना बताता है,
और ये संभावना नाभिक से दूर जाने पर कम तो होती है, लेकिन शून्य नहीं होती, सिवाय अनंत दूरी पर या कुछ खास जगहों पर जिन्हें नोड कहते हैं। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की थोड़ी सी संभावना बहुत दूर तक फैली होती है। हाँ, तो हम ऐसी कोई सतह नहीं खींच सकते जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की 100% गारंटी हो। तो फिर आकार कैसे दिखाएं? हम एक व्यवहारिक तरीका अपनाते हैं। हम अंतरिक्ष में एक ऐसी काल्पनिक सतह बनाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए 90% या 95%। इसी सतह को सीमा सतह आरेख कहते हैं। ये हमें ऑर्बिटल की एक प्रभावी आकृति दिखाता है। अच्छा, ये हुई बात। तो अब देखते हैं एस ऑर्बिटल, जिसके लिए L = 0 था, वो कैसा दिखता है। स्रोत कह रहे हैं गोलाकार। एकदम, एस ऑर्बिटल पूरी तरह से गोलाकार होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब नाभिक से किसी भी दूरी पर चले जाएं, किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक जैसी होगी। और n बढ़ने पर, जैसे 1s से 2s, 2s से 3s। n बढ़ने पर गोला बड़ा होता जाता है, मतलब 2s ऑर्बिटल 1s से बड़ा है, 3s ऑर्बिटल 2s से बड़ा है। इलेक्ट्रॉन औसतन नाभिक से ज्यादा दूर पाया जाता है। और स्रोत में नोड का भी जिक्र था। s ऑर्बिटल में नोड? हाँ, 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, लेकिन 2s ऑर्बिटल के अंदर एक गोलाकार सतह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। इसे रेडियल नोड कहते हैं। 3s में 2 ऐसे नोड होते हैं, जैसे प्याज की परतें होती है ना, कुछ वैसा समझ लीजिए, जहां बीच बीच में खाली जगह हो। दिलचस्प, गोलाकार ऑर्बिटल के अंदर खाली जगह। अब p ऑर्बिटल पर आते हैं। L = 1 वाले स्रोत बताते हैं इनका आकार डम्बेल जैसा होता है। हाँ, p ऑर्बिटल का आकार डंबल जैसा होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं जो नाभिक पर मिलते हैं। 2 लोब? हाँ, जैसे 2 गुब्बारे हों जो बीच में बंधे हों, और इन दोनों लोब के बीच नाभिक से गुजरता हुआ एक समतल होता है जिसे नोडल प्लेन कहते हैं। इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। अच्छा, S में रेडियल नोड थे, यहाँ नोडल प्लेन है। और p ऑर्बिटल तो 3 होते थे। ml = -1, 0, +1। हाँ, 3 p ऑर्बिटल, तीनों का आकार और ऊर्जा एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अलग-अलग होती हैं। एक के लोब x अक्ष के साथ होते हैं, उसे px कहते हैं, दूसरे के y अक्ष के साथ py, और तीसरे के z अक्ष के साथ pz। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहीं पर एक कनेक्शन बनता दिख रहा है। अगर p ऑर्बिटल दिशाओं में बटे हैं x, y, z, तो क्या इसी वजह से अणु एक खास आकार या ज्यामिति लेते हैं? जैसे पानी का अणु V शेप का क्यों होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल भी दिशात्मक डायरेक्शनल होते हैं। जब परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप? हाँ, अतिव्यापन। और क्योंकि p ऑर्बिटल की निश्चित दिशाएं होती हैं, इसलिए बनने वाले बंध भी दिशात्मक होते हैं। यही अणुओं को उनकी निश्चित त्रिविमीय संरचना 3D स्ट्रक्चर देता है। s ऑर्बिटल गोलाकार है, वो दिशाहीन बंध बनाता है, लेकिन p और d ऑर्बिटल की वजह से ही हमें टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, लीनियर, बेंट जैसी आणविक ज्यामितियां मिलती हैं। ये रसायन विज्ञान की नींव है। वाह, ये समझना बहुत जरूरी था कि क्वांटम संख्याएं और ऑर्बिटल के आकार सिर्फ गणित नहीं, बल्कि असल दुनिया में अणुओं के आकार तय करते हैं। बहुत बढ़िया। अब d ऑर्बिटल पर चलते हैं, L = 2 वाले। स्रोत कह रहे हैं ये 5 होते हैं। हाँ, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ml = -2, -1, 0, +1, +2। इनकी आकृतियां और भी जटिल होती हैं। कैसी होती हैं? 4 ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx2 y2 की आकृति क्लोवर लीफ जैसी होती है, मतलब 4 लोब वाली। 4 पत्ती वाले फूल जैसी? हाँ, कुछ वैसा ही। इनके लोब या तो अक्षों के बीच में होते हैं, dxy, dyz, dxz, या फिर सीधे अक्षों पर, dx2 - y2। और 5वां वाला? 5वां dz2 ऑर्बिटल थोड़ा अलग दिखता है। उसमें 2 लोब zx पर होते हैं और बीच में xy प्लेन में एक डोनट या टायर जैसी रिंग होती है। डोनट रिंग? कमाल है। हाँ, स्रोत में चित्र 4.9 इसे अच्छे से दिखाते हैं। ये पांचों d ऑर्बिटल्स जैसे 3D या 4D के ऊर्जा में समान होते हैं, बिना बाहरी क्षेत्र के। और इनका क्या महत्व है d ऑर्बिटल्स का?
इनका महत्व संक्रमण धातुओं, ट्रांजिशन मेटल्स के रसायन विज्ञान में बहुत ज्यादा है। उनके रंगीन यौगिक, उनके चुंबकीय गुण, उनकी उत्प्रेरक क्षमता, कैटालिटिक एक्टिविटी, ये सब काफी हद तक इन d ऑर्बिटल्स की वजह से होते हैं। और जैसे जैसे n बढ़ता है, 3D से 4D, 4D से 5D, ये ऑर्बिटल और बड़े और ज्यादा फैले हुए हो जाते हैं। तो ये पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोल चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि संभावनाओं के इन जटिल त्रिआयामी क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। और हर ऑर्बिटल की अपनी ऊर्जा, आकार और दिशा है, जो क्वांटम संख्याओं से तय होती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ परमाणु की संरचना समझने के लिए ही नहीं है। इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? इसका सीधा असर रासायनिक बंधन पर पड़ता है। अणु कैसे बनते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ये सब इसी पर निर्भर करता है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिटल्स में हैं, वो ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, उनकी ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं या एक परमाणु से दूसरे पे जाते हैं, ट्रांसफर, ये सब इन्हीं ऑर्बिटल्स के आकार, ऊर्जा और अभिविन्यास पर निर्भर करता है। यह आधुनिक रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, मटीरियल साइंस की एकदम बुनियाद है। तो संक्षेप में कहें तो क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एक तरह से क्वांटम पता है। n ऊर्जा स्तर और आकार, l सबशेल और ऑर्बिटल का प्रकार, आकृति, ml ऑर्बिटल की दिशा और ms इलेक्ट्रॉन का स्पिन। हाँ। और ऑर्बिटल वो क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये तय रास्ते नहीं, बल्कि संभावना के बादल हैं, जिनके आकार गोलाकार, S, डम्बल, P, क्लोवर लीफ, D जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है ये। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि ये एक संभाव्यता मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पल यहाँ है। नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके किसी जगह पर पाए जाने की संभावना कितनी है। ये जो अनिश्चितता है, ये इस मॉडल का हिस्सा है। ये प्रकृति की हकीकत है परमाणु स्तर पर। बोर मॉडल की निश्चित दुनिया से ये बहुत अलग है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अलग है कि वास्तविकता इतनी अनिश्चित और संभावनाओं पर टिकी है। अच्छा, आज की इस गहरी बातचीत के आखिर में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। हमने देखा कि ऑर्बिटल्स की ऊर्जा, उनका आकार, उनकी दिशा, ये सब रासायनिक गुणों और प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। स्रोत भी यही बताते हैं। तो क्या भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है कि हम इन ऑर्बिटल्स को बाहरी तरीकों से, जैसे लेजर लाइट से या खास विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से नियंत्रित कर सकें, उन्हें बदल सकें? ऑर्बिटल इंजीनियरिंग। हाँ, क्या हम ऑर्बिटल इंजीनियरिंग के जरिए ऐसी नई सामग्री या ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं डिजाइन कर पाएंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? शायद ऐसी चीजें जो आज असंभव लगती हैं। ये एक सवाल है जो दिखाता है कि इस मूलभूत ज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं और भविष्य में क्या-क्या संभव हो सकता है।